वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। तो दोस्तों, आपका कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी, जो कि जीव विज्ञान, जो कि बायोलॉजी के आपके सिलेबस में 4 भाग हैं। कितने भाग पाठ हैं? 4। नंबर 1 पाठ आपका है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दूसरा आपका पाठ जो है वो है मानव तंत्र। तीसरा है आनुवांशिकी और नंबर 4 जो है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पाठ जेनेटिक्स, जो कि अंक 4 नंबर का है। तो देखिए, पाठ की शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, महत्वपूर्ण आनुवांशिकी। पहला प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो देखना, परिभाषा नोट करना, लिखना, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखना आप कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, या आनुवांशिकी कहते हैं, एक ही बात है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो ध्यान देना, पहला प्रश्न नोट करना, पाठ नंबर 3 आपके बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण पाठ, आपकी जो बायोलॉजी पार्ट्स है उसका बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि आपके सिलेबस में बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें यानी सजीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का, जीव विज्ञान कहलाता है। तो 10वीं के सिलेबस में दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना कि जो अपनी जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसके भाग यानी पाठ 4 हैं। हमारे सिलेबस में बायोलॉजी के कितने पाठ दे रखे हैं? 4। तो पाठ 4 पहला है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। कौन सा है दोस्तों? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दूसरा पाठ कौन सा है? दूसरा पाठ है आपका, ध्यान देना, समझना, दूसरा आपका है मानव तंत्र। कौन सा है? मानव तंत्र। और तीसरा है आनुवांशिकी, जो कि आनुवांशिकी, और चौथा पाठ है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो देखिए दोस्तों, पाठ नंबर 1 आपका जो है वो 4 नंबर का, पाठ नंबर 6 जो है आपका मानव तंत्र वाला जो पाठ है वो कितने का है? आपका 6 नंबर का। पाठ नंबर 3 जो आनुवांशिकी है, ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और जो पाठ नंबर आपका 4 है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, वो कितने का है दोस्तों? वो आपका है यानी कि 3 नंबर का। इस प्रकार हमारे सिलेबस में जो बायोलॉजी है, क्या है? बायोलॉजी है, वो कुल कितने नंबर की है? वो कुल हमारे सिलेबस में जो बायोलॉजी है वो कुल
यानी 17 नंबर की है। कितने नंबर की है? 17 नंबर की। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3 आनुवांशिकी प्रारंभ किया है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ, बहुत महत्वपूर्ण पाठ। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण पाठ है आपका पार्ट 3 आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी में मैंने पहला प्रश्न आपको यही लिखाते हैं, नोट करना, अपनी नोटबुक में लिखना कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, यानी आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो मैंने आपको परिभाषा लिखी है बोर्ड पर, नोट करना उसको, कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता, सजीवों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। चाहे इस परिभाषा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता या आनुवांशिक लक्षणों, क्या लिख सकते हैं उसको? आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आई बात समझ में? तो आनुवांशिकता की जगह हम आनुवांशिक लक्षण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आनुवांशिक लक्षण। आई बात समझ में दोस्तों? क्या लिख सकते हैं? आनुवांशिक लक्षण। तो एक ही बात है, यानी इसकी दूसरी जो परिभाषा हम जाएं अथवा लगा के इस तरह भी याद कर सकते हैं आप। ध्यान देना, समझना, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा। ध्यान देना, दोनों परिभाषा में कोई सी भी याद कर लेना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के, जिसमें जीवधारियों के, किसके दोस्तों? जीवधारियों के। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का, आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का, किसका दोस्तों? विभिन्नताओं का, विभिन्नताओं का, विभिन्नताओं का, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आनुवांशिकी कहते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दोनों परिभाषाओं में से आप कोई सी भी याद कर लेना। दोनों महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कौन सी परिभाषाएं? दोनों बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। और आगे इसमें चलते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना कि आनुवांशिकी और आनुवांशिकी में अपनी कितनी परिभाषा हो गई? दोनों परिभाषाएं हो गई। अब इसमें अगला टॉपिक जो है, इसी में बहुत महत्वपूर्ण बात समझना, स्टार लगा के लिख लेना इस पॉइंट को। ध्यान देना कि आनुवांशिकी शब्द का, कौन से शब्द का? आनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स। तो आनुवांशिकी शब्द का, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वेडसन, कौन से वैज्ञानिक ने दोस्तों? डब्ल्यू वेडसन। तो ध्यान देना छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वेडसन ने 1905 में किया। कब किया था? 1905 में। डब्ल्यू वेडसन ने सन 1905 में किया, 1905 में किया। आई बात समझ में दोस्तों? तो ध्यान देना, समझना कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वेडसन ने 1905 में किया। यानी डब्ल्यू वेडसन एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का क्या किया था? प्रतिपादन किया था कि जो आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिकी जो शब्द है उसका सबसे प्रथम क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? प्रतिपादन किया था। कब? 1905 में। तो प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया?
तो आपका उत्तर होना चाहिए आनुवांशिकी शब्द का। किसका दोस्तों? आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या सर्वप्रथम प्रतिपादन डब्ल्यू वेडसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया। और आगे ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बात, और इस शब्द की उत्पत्ति, ध्यान देना, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा के शब्द। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। शब्द जीन से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? जीन से। ठीक है ना, किससे हुई है? जीन से, यानी GENE, जीन से हुई है। क्यों? जीन से क्या बना है? जेनेटिक्स बना है। जीन GENE और GENE से क्या बना है दोस्तों? जेनेटिक्स बना है। GENETICS। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना दोस्तों कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द किससे हुई है? जीन से हुई है। क्या हुई है? जीन से हुई है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आनुवांशिकी। तो प्रश्न लिखना, नोट करना कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवांशिकी। या अथवा लगा के इस परिभाषा को भी लिख देना कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। और एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्टूडेंट्स, ध्यान देना, बोर्ड तरफ नोटिस होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से लिखना, अपनी नोटबुक में नोट किया करो कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वेडसन ने। और कब किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में। और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है? जीन से हुई है। यानी इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है? जीन से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? जीन से। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, अगली परिभाषा। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना। अगली जो परिभाषा है इसमें अगला पॉइंट है वो है आनुवांशिक लक्षण, कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो नंबर 1 हो गया आनुवांशिकी और नंबर दूसरा हो गया दोस्तों आनुवांशिक लक्षण। कौन से हो गए? आनुवांशिक लक्षण। तो ध्यान देना, आनुवांशिक लक्षण में समझना, आनुवांशिक लक्षण बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ध्यान देना कि वे लक्षण, परिभाषा लिख रहा हूँ मैं, प्रश्न लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। इस तरह लिखना कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपका, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। लिखो भाई, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो मैं लिखा रहा हूँ उत्तर आनुवांशिक लक्षण। तो देखना परिभाषा, वे लक्षण, कौन से दोस्तों? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्थानांतरित होते हैं। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, नोट करना नोटबुक में। तो प्रश्न बनाना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो तुम्हारा उत्तर मैंने लिखा दिया है, आनुवांशिक लक्षण की वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगला इसमें टॉपिक है तीसरा, ध्यान देना, वंशानुगति। कौन सा है दोस्तों? वंशानुगति।
वंशानुगति। वंशानुगति कोई दूसरा नाम क्या है इसको हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, प्रश्न बनता है इसमें कि वंशानुगति किसे कहते हैं, वंशानुगति किसे कहते हैं या हेरिडिटी किसे कहते हैं, यानी वंशानुगति किसे कहते हैं या हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए दोस्तों, मैं लिखा रहा हूँ वंशानुगति, जिसे हम इंग्लिश में हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। तो गौर देना दोस्तों, लक्षणों का यानी आनुवांशिक लक्षणों का, कौन से लक्षणों का दोस्तों, आनुवांशिक लक्षणों का। ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि आनुवांशिक लक्षणों का, कौन से लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, कौन सी पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में दोस्तों, संतति पीढ़ी में, यानी आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में संचरण ही, संचरण ही, संचरण ही वंशानुगति कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशानुगति, वंशानुगति कहलाता है। आई बात समझ में दोस्तों। तो प्रश्न बनता है भाई वंशानुगति किसे कहते हैं। तो तुम्हारा उत्तर मैंने लिखा दिया है, परिभाषा इसकी डेफिनेशन कि आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ही संचरण, संचरण ही क्या कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। यानी आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशानुगति कहलाता है। आई बात समझे। तो दोस्तों प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना दोनों परिभाषाओं में अंतर क्या है। दोनों परिभाषाओं में अंतर यह है कि आनुवांशिक जो लक्षण हैं ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। आई बात समझ में। और वंशानुगति जो होती है, जिसको हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, ये जो होती है आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक का मतलब होता है जो माता पिता, क्या होता है, माता पिता, और संतति पीढ़ी का मतलब होता है संतान में, किसमें, संतान में। तो जो लक्षण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं वंशानुगति कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशानुगति। और आनुवांशिक लक्षण क्या होता है, आनुवांशिक लक्षण उन्हें कहते हैं दोस्तों, ध्यान देना, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं। जो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है, समझना, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वजों से, जो हमारे पूर्वजों से क्या होते हैं, चलते आ रहे हैं। यानी जो हमारे पूर्वजों में से, यानी हमारे दादा से, हमारे माता पिता में, माता पिता से, यानी हम में, और हमसे जो आने वाली जो संतान है उसमें, तो वो क्या हो रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। वो तो हो गए आनुवांशिक लक्षण। और वंशानुगति किसे कहते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों का, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका जनक पीढ़ी से, जनक का मतलब माता पिता से, किसमें, संतान में क्या होना, स्थानांतरित होना, माता पिता से संतान में स्थानांतरण होना, संतति में स्थानांतरण होना, संचरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। और दोस्तों ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना कि हेरिडिटी शब्द जो है, हेरिडिटी, हेरिडिटी जिसको हम क्या कहते हैं, वंशानुगति, क्या कहते हैं, वंशानुगति। तो हेरिडिटी जिसको हम क्या कहते हैं, वंशानुगति। तो दोस्तों ध्यान देना, हेरिडिटी, वंशानुगति। तो हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन, यानी हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन, यानी स्पेंसर ने, किसने प्रिय दोस्त छात्र एवं छात्राओं, यानी स्पेंसर ने। ध्यान देना दोस्तों, हेरिडिटी जिसको क्या बोलते हैं, वंशानुगति शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने, स्पेंसर ने 1863 में किया। कब किया था दोस्तों, 1863 में।
यानी सन 1863 में। आई बात समझ में? कौन से वैज्ञानिक थे? स्पेंसर। तो ये प्रश्न आ सकता है भाई, बंशानुगति शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? स्पेंसर ने। कब किया? 1863 में। कब किया दोस्तों? 1863 में। तो ध्यान देना, आपके 3 प्रश्न मैंने क्लियर करा दिए। नंबर 1 आनुवांशिकी, नंबर 2 आनुवांशिक लक्षण, और तीसरा वंशानुगति। तीसरा कौन सा है? वंशानुगति। और तीनों की मैंने परिभाषाएं आपको लिखा दी। तो ध्यान देना दोस्तों, आनुवांशिकी, आनुवांशिक लक्षण और वंशानुगति, ठीक है ना। वंशानुगति जो शब्द का प्रतिपादन किया था वो स्पेंसर ने किया था। कब? 1863 में, ठीक है ना। जबकि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वेडसन ने। किसने किया था? डब्ल्यू वेडसन ने। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये आपके 3 डेफिनेशन। अगली जो चलते हैं, ध्यान देना, अगली जो डेफिनेशन है इसमें वो है विभिन्नताएं। तो देखिए, ध्यान देना दोस्तों कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं। 2 प्रश्न बनते हैं इसमें विभिन्नताओं से संबंधित, यानी विभिन्नताएं किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कि वह विभिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती हैं। आई बात समझ में? एक तो बनता है कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं। आई बात समझ? विभिन्नताएं किसे कहते हैं, ध्यान देना। एक तो कौन सा बनता है? विभिन्नताएं किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों इसमें, विभिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती हैं, यानी जो विभिन्नता हैं क्यों उत्पन्न होती हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है, या विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अधिक से अधिक चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जो आपको बता रहे हैं उसको काफ़ी ध्यान से समझा करो। तो देखिए, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, प्रश्न लिखना, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, विभिन्नताएं किसे कहते हैं। और आगे प्रश्न में जोड़ना, एक ही जाति के सदस्यों में, एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, ये आपका प्रश्न है। एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो 2 तरह से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक तो प्रश्न आ सकता है विभिन्नताएं किसे कहते हैं, और विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। आई बात समझ दोस्तों। और एक प्रश्न बनता है प्रिय छात्र एवं छात्राओं, नोट करना, विभिन्नताएं किसे कहते हैं और एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं। तो ध्यान देना, बता रहा हूं मैं, विभिन्नताएं समझना, एक ही जाति के सदस्यों में, परिभाषा आप गौर देना दोस्तों, आपके सिलेबस में इसकी परिभाषा नहीं दे रखी है, आपके सिलेबस में केवल विभिन्नताओं का कारण दे रखा है। तो ध्यान देना, लिखना इसको भी, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली, पाई जाने वाली असमानताओं को, किसको दोस्तों, असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है, इसको नोट करना। तो देखिए, जितने भी एक ही जाति के जो सजीव होते हैं, या प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि जितने आप बैठे हुए हैं, या जितने भी, समझना कि मानव जो जाति है, क्या मानव जाति में जो सजीव हैं या जो मानव हैं दिखने में क्या सब एक जैसे हैं, क्या एक जैसे हैं दोस्तों, नहीं है। तो जो एक जैसे नहीं है दिखने में, तो वो ही क्या है, असमानता है। क्या है, असमानता। उनमें क्या पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं। उनके चाल ढाल, हाव भाव,
जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनमें क्या होता है, परस्पर अंतर होता है। वो अंतर ही क्या है, विभिन्नताएं हैं। वो अंतर ही क्या है, विभिन्नताएं। क्योंकि एक जाति के जो सदस्य होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मानव जाति, क्या सब दिखने में एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। सब एक जैसे दिखने में होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए जो उनमें क्या है, जो असमानताएं हैं वही क्या कहलाती हैं, विभिन्नताएं। तो परिभाषा आप ध्यान देना, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। प्रश्न बनता है दोस्तों, मैंने आगे प्रश्न जोड़ा था इसमें कि एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, या विभिन्नताएं उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो दोस्तों ध्यान देना कि लैंगिक जनन के दौरान तो दोस्तों ध्यान देना, सजीवों में सामान्यतः 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। तो अपना जो उच्च वर्ग होता है या जो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। यानी कोशिका के आधार पर सजीव जगत के कितने भाग होते हैं, 2। एक कौन सा होता है, एक कोशिकीय, और एक कौन सा होता है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसे कहते हैं कि जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय के उदाहरण हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों, किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण है एक कोशिकीय से। हाइड्रा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। और बहुकोशिकीय जिनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कि मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो अधिकतर बहुकोशिकीय जो सजीव हैं उनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो मैं बता रहा हूं कि लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, यानी लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के सदस्यों में परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आई बात समझ, एक ही जाति सदस्यों के में परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आई बात समझ में, तो ये आपके विभिन्नताएं। तो ध्यान देना कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को हम विभिन्नताएं कहते हैं। फिर प्रश्न बनता है, विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान, कौन से जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, किसके कारण, जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के सदस्यों में परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये आपका डेफिनेशन, इनको लिख लेना दोस्तों। और जीन, इसमें एक शब्द आया है जीन। तो आप जानते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। क्या होती है, 46, जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। 23 जोड़े मतलब है 23 दूनी 46, यानी 23 जोड़े मतलब 2, तो 23 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाता है, 46। तो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। तो आधे गुणसूत्र किससे आते हैं लैंगिक जनन में, माता से, और आधे किससे आते हैं, पिता से। तो गुणसूत्रों पर बिंदुओं की संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो आपकी 4 डेफिनेशन दोस्तों। नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक्स।